सभी व्यूअर्स का मैं अभिवादन करता हूं। आप सभी से मैं बता देना चाहता हूं कि टेड बंडी का ये चौथा पार्ट है और इस पार्ट में अब हम इस कहानी को समाप्त करेंगे। बचे हुए सभी घिनौने क्राइम्स जो टेड बंडी ने किए वो इस पार्ट में आप तक हम सामने लेकर के आएंगे। इस पार्ट को देखने से पहले आप बचे हुए 3 पार्ट्स ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। 2 अक्टूबर को डिटेक्टिव्स ने वापस बंडी को एक लाइनअप में खड़ा करा और इस बार दारौंच यानी वो लड़की जिसके सामने टेड बंडी ने ऑफिसर रोजलैंड बनने का नाटक करा था, उस लड़की ने टेड को उस लाइनअप में एकदम से पहचान लिया। कई और विटनेसेस ने कंफर्म करा कि ये वही आदमी है जो उस दिन थिएटर के आसपास घूम रहा था। पुलिस के पास फाइनली इतना सबूत था कि उसे किडनैपिंग एंड अटेम्प्टेड क्रिमिनल असॉल्ट के चार्जेस पर अरेस्ट करा जा सके, लेकिन उसे $15,000 में बेल पर उसके पेरेंट्स द्वारा रिलीज करवा लिया गया था। नवंबर में इस क्राइम इन्वेस्टिगेशन के 3 मेन इन्वेस्टिगेटर्स यूटा के जेरी थॉमसन, वॉशिंगटन के रॉबर्ट कैपल और कोलोराडो के माइकल फिशर ने एक मीटिंग सेटअप करी जहां उन्होंने 30 डिटेक्टिव्स और 5 स्टेट्स के प्रोसिक्यूटर्स के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करी। ये सभी लोग कन्विंस थे कि टेड बंडी ही वो सीरियल किलर है जिसे वो ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें पता था कि उन्हें टेड बंडी को उन मर्डर्स के साथ चार्ज करने के लिए और ठोस सबूतों की जरूरत पड़ेगी। फरवरी 1976 में दारौंच यानी कि वही लड़की जो टेड बंडी की गाड़ी से कूदकर बच गई थी और जिसने टेड को लाइनअप में पहचान लिया था, जिसके बारे में अभी मैंने बताया, उसकी अटेम्प्टेड किडनैपिंग के ट्रायल की शुरुआत हुई। अपने अटॉर्नी की सलाह पर टेड बंडी ने अपना जूरी बिठवाने के राइट को गिव अप कर दिया क्योंकि उसकी इमेज पब्लिक आइज में काफ़ी खराब हो चुकी थी, जिसे वो और बिगाड़ना नहीं चाहता था। जून 1976 में टेड बंडी को दोषी पाया गया और उसे हिरासत में ले लिया गया। अक्टूबर में वो जेल से भागते हुए पकड़ा गया और उसे कई हफ्तों के लिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया। उसी महीने सबूत के बल पर उसे एक मर्डर के लिए भी चार्ज करा गया, जिसके चलते उसे 1977 यानी कि 1977 में एस्पेन के प्रिजन में शिफ्ट कर दिया गया। जून 7, 1977 को प्रिलिमिनरी हियरिंग के लिए बंडी को एस्पेन के पिटकिन काउंटी कोर्ट हाउस लाया गया। क्योंकि वो खुद ही अपना अटॉर्नी बन के लड़ रहा था, जज ने उसे हथकड़ी ना पहनने की अनुमति दे दी थी। रिसेस के वक्त उसने कोर्ट हाउस की लॉ लाइब्रेरी में जाने की परमिशन मांगी, जिससे वो अपने केस के लिए रिसर्च कर सके। पर जैसे ही वो गार्ड्स की नज़रों से दूर हुआ, उसने खिड़की खोली और 2nd फ्लोर से छलांग लगा दी, जिसके चलते उसके दाहिनी एड़ी में काफ़ी चोट आ गई। बंडी ने कुछ ऊपर के कपड़े उतारे और भागना शुरू करा और फिर हिच हाइक करते करते काफ़ी दूर पहुंच गया। एस्पेन माउंटेन के पास वो एक हंटिंग कैबिन के दरवाजे को तोड़कर अंदर घुसा और खाना, कुछ कपड़े और एक राइफल चुरा ली। 6 दिन बाद उसने एक गाड़ी चुराई और अपनी चोट को दिखाने के लिए वो वापस एस्पेन जाने लगा। रास्ते में एक थके हारे और पीड़ा से दुखी टेड बंडी, जो कई रातों से सोया नहीं था, उससे गाड़ी सही से नहीं चली और बार बार लेन से इधर उधर होने लगी, जिसके चलते पुलिस का उस पर ध्यान पड़ा, उसे अरेस्ट कर लिया गया। टेड बंडी का मर्डर ट्रायल एक्चुअली उसके फेवर में जा रहा था। जो कुछ भी एविडेंस पुलिस के हाथ लगे थे वो सब इनएडमिसिबल घोषित कर दिए गए थे। टेड के लीगल एडवाइजर्स एंड दोस्तों ने उसे बहुत सुनाया कि किडनैपिंग के केस में उसकी सज़ा सिर्फ 1.5 साल की और बची है और वो ये मर्डर ट्रायल पक्का जीत जाएगा, तो उसे अब जेल से भागने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। टेड बंडी के वापस एक फ्री मैन बनने का बहुत अच्छा मौका था, पर टेड ने इन बातों को नज़रअंदाज करा। बंडी ने एक नया एस्केप प्लान बनाया। उसने जेल का डिटेल्ड फ्लोर प्लान, एक आरी और $500 को जेल में स्मगल करा कैरोल बून की हेल्प से। कैरोल वही लड़की थी दोस्तों जो DES में टेड के साथ थी और जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि बाद में वो टेड की लाइफ में बड़ा रोल प्ले करेगी। 6 महीनों के लिए हर रोज़ शाम में जब बाकी सारे प्रिजनर्स नहाने के लिए जाते थे, तब वो उस आरी से सीलिंग की स्टील रिइंफोर्सिंग बार्स के बीच से एक चकोर सा बड़ा छेद बना लेता है और फाइनली एक दिन क्रॉल स्पेस में जा पहुंचता है। उसने अगले कुछ हफ्तों में काफ़ी प्रैक्टिस रन्स करे, पर सीलिंग के क्रॉल स्पेस में किसी के होने की आवाज़ की कंप्लेंट्स को नज़रअंदाज करा जाता रहा।
30 दिसंबर 1977 को जब काफ़ी सारा जेल स्टाफ क्रिसमस की छुट्टियां मनाने गया हुआ था, टेड बंडी ने अपने बेड में बुक्स को ब्लैंकेट से इस तरह से कवर करा कि वो एक सोते हुए इंसान जैसे लगे और क्रॉल स्पेस के थ्रू चीफ जेलर के अपार्टमेंट में घुस गया, जहां से उसने नॉर्मल कपड़े पहने और जेल के फ्रंट डोर से बाहर चला गया। जेल के क्रू को टेड बंडी के भागने का पता अगली दोपहर तक लगा, जब तक टेड बंडी ऑलरेडी शिकागो के शहर में पहुंच चुका था। शिकागो से बंडी ने फ्लोरिडा तक का सफ़र तय करा, जहां पर उसने डिसाइड करा कि अब से वो क्राइम कमिट नहीं करेगा। उसे भरोसा था कि जब तक वो पुलिस की नज़र में आने जैसी कोई हरकत नहीं करेगा, वो हमेशा के लिए आज़ाद रह सकता है। उसने कंस्ट्रक्शन साइट में जॉब करने की सोची, लेकिन जब आइडेंटिफिकेशन प्रोड्यूस करने को कहा गया, उसने जॉब्स पर अप्लाई करना छोड़ दिया और चोरी चकारी में लग गया। 15 जनवरी 1978 को टेड बंडी फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी की एक सोरोरिटी हाउस में घुस गया। उसने 21 साल की मार्गरेट बोमेन पर ओकवुड की भारी लकड़ी से वार करके उसकी खोपड़ी तोड़ दी और उसका गला घोंट दिया। फिर दूसरे रूम में जाकर उसने 20 साल की लीजा लेवी का गला घोंटा और फिर उसका हैवानों की तरह रेप करा। उसने इतनी बेरहमी से उसका रेप करा कि उसके इंटरनल ऑर्गन्स तक डैमेज हो गए। टेड ने उसका राइट निप्पल च्यू करके लगभग ब्रेस्ट से अलग ही कर दिया। उसके बाद उसने अगले कमरे में सोती हुई कैथी क्लीनर और कैरन चैंडलर के हाथ और जबड़े तोड़ दिए, लेकिन वो सामने से आती हुई कार की हेडलाइट से डर के भाग गया। भागते हुए उसे सोरोरिटी की नीता नियरी ने देख लिया। ये चारों अटैक्स सिर्फ 15 मिनट्स के अंदर करे गए। कुछ ही दूर जाके वो चेरिल थॉमस के अपार्टमेंट में घुस गया और उसको इतना मारा कि वो हमेशा के लिए बहरी हो गई और उसका दिमाग इतना डैमेज हुआ कि उसका डांस करियर कम्प्लीटली ख़त्म हो गया। फिर उसका रेप करके टेड उस एरिया से भाग गया। 9 फरवरी को 12 साल की डिएन लीच अपनी टीचर का पर्स ढूंढने के लिए स्कूल से बाहर गई थी, लेकिन वो वापस नहीं लौटी। करीब 7 हफ्ते बाद उसके ममीफाइड रिमेन्स मिले। उसकी बॉडी को देखकर पता चल रहा था कि उसका रेप करा गया था और उस पर चाकू से बहुत बार वार करे गए थे। 12 फरवरी को टेड बंडी फ्लोरिडा से भाग रहा था क्योंकि उसे शक था कि पुलिस अब उसका पीछा करने में जुट जाएगी। थोड़ी देर बाद ही उसे ऑफिसर डेविड ली ने रोक लिया, क्योंकि जो गाड़ी बंडी चला रहा था उसे स्टोलन रिपोर्ट करा जा चुका था। टेड बंडी ने डेविड को धक्का देके भागने की कोशिश करी, लेकिन नाकामयाब रहा। गाड़ी से 21 चुराए हुए क्रेडिट कार्ड्स, 3 लड़कियों की आईडीज और एक टीवी सेट बरामद हुआ। जब डेविड ने टेड को पुलिस थाने तक पहुंचाया, उसे आइडिया भी नहीं था कि उसने एफबीआई के 10 मोस्ट वांटेड फ्यूजिटिव्स में से एक को पकड़ लिया था। टेड ने तब उससे कहा था कि काश तुमने मुझे जान से मार दिया होता। जून 1979 में सोरोरिटी हाउस के होमिसाइड्स का ट्रायल स्टार्ट हुआ। ये यूएसए का पहला ट्रायल बना जिसे नेशनली टेलीवाइज करा गया। टेड को कोर्ट ने 5 अटॉर्नीज प्रोवाइड करे, लेकिन उसने स्टिल अपना काफ़ी हद तक डिफेंस खुद ही लड़ना पसंद करा। माइक मिनेरवा, जो टेड की डिफेंस टीम का पार्ट था, उसने बाद में रिपोर्टर्स को बताया कि टेड बंडी को एक प्ली बार्गेन ऑफर करी गई थी कि अगर वो 3 मर्डर्स को कमिट करना एक्सेप्ट कर लेता है तो उसे डेथ पेनल्टी नहीं दी जाएगी, बल्कि उसे 75 साल का प्रिजन सेंटेंस दिया जाएगा। बंडी को स्टार्टिंग में ये डील पसंद भी आई थी, क्योंकि उसे विश्वास था कि कुछ सालों में एविडेंस की क्वालिटी भी ख़राब हो चुकी होगी, कई विटनेसेस भी मर चुके होंगे और वो एक पोस्ट कन्विक्शन मोशन डाल देगा कि उसके साथ धोखा करा गया था और वो आज़ाद हो जाएगा। लेकिन लास्ट मिनट पर बंडी इस डील से पीछे हट गया। माइक ने बताया कि जब टेड को फाइनली ये बात रियलाइज़ हुई कि उसे पूरी दुनिया के सामने हार माननी होगी और अपनी गलती कबूल करनी होगी, तो उसकी ईगो ने उससे ये करना अलाउ ही नहीं करा। ट्रायल के दौरान नीता नियरी, जिसने टेड बंडी को सोरोरिटी हाउस से भागते हुए देखा था, सामने आई और उसे आइडेंटिफाई करा। विक्टिम्स के ऊपर जो बाइट मार्क्स थे वो भी टेड बंडी के टीथ कास्टिंग से मैच हो गए। 24 जुलाई 1979 को जूरी ने टेड को सोरोरिटी मर्डर्स के लिए गिल्टी पाया और उसे मौत की सज़ा सुनाई गई। 6 महीने बाद एक और ट्रायल हुआ जिसमें टेड को 12 साल की लीच के मर्डर के लिए भी दोषी पाया गया। इस ट्रायल के दौरान
टेड बंडी ने फ्लोरिडा के लॉ जो कहता है कि अगर कोर्ट में जज के सामने मैरिज डिक्लेयर करी जाए उसे लीगल माना जाएगा, उसका फ़ायदा उठाते हुए अपने प्राइम कैरेक्टर विटनेस कैरोल बून से शादी कर ली। फरवरी 10, 1980 में एक और ट्रायल हुआ जिसमें बंडी को वापस दोषी करार करा गया, जिसके चलते उसे तीसरी बार मौत की सज़ा सुनाई गई। ये सेंटेंस 9 साल बाद टेड की मौत का जिम्मेदार बना। अक्टूबर के महीने में कैरोल बून ने रोज को जन्म दिया। लीच के ट्रायल के बाद बंडी ने इंटरव्यूअर्स के साथ बात करना स्टार्ट करा और धीरे धीरे अपने क्राइम्स को कन्फेस करने लगा और क्राइम के पीछे का अपना थॉट प्रोसेस बताने लगा। बंडी ने बताया कि उसके घर में मोस्टली सामान चुराया हुआ ही है और चोरी का सामान उसे बहुत ही पसंद आता था। किसी और की चीज़ ज़बरदस्ती छीनने में टेड को बड़ा आनंद मिलता था। इस फीलिंग की वजह से ही उसने रेप और मर्डर भी करने शुरू करे। उसने बताया कि उसने मर्डर शुरू तो इसलिए करे थे क्योंकि वो रेप के लिए पकड़ा नहीं जाना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ कि किसी और का जीवन छीन लेना तो सबसे बड़ी चोरी है, उससे रुका ही नहीं गया और उसने मर्डर्स कमिट करने शुरू कर दिए। बंडी ने ये बहुत बोला कि 1974 तक आते आते वो काफ़ी प्रोफेशनल बन चुका था। 1974 ही वो समय था जब ये मर्डर्स स्टार्ट हुए। इस बात से ये झलकता है कि टेड ने मर्डर्स उससे भी पहले शुरू कर दिए थे, लेकिन उसने ये बात कभी डायरेक्टली एडमिट नहीं करी। 1984 में जब टेड के सेल की तलाशी ली गई तो पता चला उसने अपने सेल में 2 आरी छुपा रखी थी और सेल की खिड़की का एक स्टील बार कम्प्लीटली काटा जा चुका था। उसे बस सोप की मदद से ऐसे ही चिपकाया हुआ था। उसकी ये भागने की कोशिश नाकामयाब रही। 1986 में जुलाई 2 को टेड बंडी को सोरोरिटी हाउस मर्डर्स के लिए एग्जीक्यूट करने का फैसला लिया गया। इस समय के आसपास टेड बंडी ने फाइनली क्राइम कमिट करने के बाद की डिटेल्स शेयर करनी शुरू करी। उसने बताया कि वो अक्सर क्राइम सीन्स पर वापस जाया करता था और विक्टिम्स के साथ सेक्सुअल एक्ट्स परफॉर्म करता था। वो ऐसा तब तक करता ही रहता था जब तक बॉडी कंप्लीटली सड़ नहीं जाती थी। एग्जीक्यूशन के सिर्फ 15 घंटे पहले ही एग्जीक्यूशन को डिले कर दिया गया। कोर्ट ऑफ अपील्स के अकॉर्डिंग सोरोरिटी हाउस मर्डर ट्रायल में टेड बंडी के ट्रायल लड़ने की मेंटल कैपेसिटी क्वेश्चनेबल थी और जज ने भी एक एरर करा था। लेकिन लीच केस के 18 नवंबर को टेड बंडी को एग्जीक्यूट करने का फैसला लिया गया, मगर 17 नवंबर को 11th सर्किट कोर्ट में डाली हुई अपील के चलते एग्जीक्यूशन को डिले कर दिया गया। इस अपील को 1988 में डिनाई कर दिया गया और 24 जनवरी 1989 यानी कि 24 जनवरी 1989 की फाइनल एग्जीक्यूशन डेट निकाली गई। अपनी अपील्स की रिजेक्शन के बाद जब टेड को महसूस हुआ कि अब क्राइम्स को डिनाई करने का कोई पॉइंट नहीं है, तो उसने इन्वेस्टिगेटर से फ्रैंकली बात करनी शुरू करी। उसने रॉबर्ट कैपेल को कंफर्म करा कि वॉशिंगटन में हुए 8 मर्डर्स के पीछे वही था। उसने कहा कि उसने वॉशिंगटन में 3 मर्डर्स और करे थे और उन विक्टिम्स की प्रोफाइल भी डिटेक्टिव्स के साथ शेयर करी, जिसमें से एक का सर उसने धड़ से अलग कर अपनी गर्लफ्रेंड एलिजाबेथ के फायरप्लेस में जला दिया था। बाद में रॉबर्ट कैपेल ने बताया कि टेड ने सारे क्राइम की डिटेल्स इतनी डिटेल में बताई थी जैसे वो उन्हें लाइव जी रहा हो। बंडी ने यूटा और कोलोराडो के भी डिटेक्टिव्स के सामने काफ़ी मर्डर्स को कन्फेस करा और एडिशनल मर्डर्स के बारे में भी बताया जिनका आइडिया पुलिस को नहीं था। टेड ने धीरे धीरे क्राइम की डिटेल्स देना कम कर दिया, इस उम्मीद में कि उसकी एग्जीक्यूशन को और पोस्टपोन कर दिया जाएगा, लेकिन उसकी स्ट्रेटजी से कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि टेड की काफ़ी डिटेल्स मैच ही नहीं करती थी। डिटेक्टिव मैट लिंडवॉल का मानना था कि टेड शायद से कन्फ्लिक्टेड था कि उसे अपनी एग्जीक्यूशन पोस्टपोन करने की कोशिश करनी चाहिए या फिर इस बात का मज़ा लेना चाहिए कि उसके अलावा कोई उसके विक्टिम्स की असली डिटेल्स नहीं जान पाएगा। डियाना वीनर, एक अटॉर्नी जो एक टाइम पर टेड बंडी का लव इंटरेस्ट भी रह चुकी थी, उसने कोशिश करी कि वो एग्जीक्यूशन को डिले करा सके, ये कहकर कि अगर टेड की एग्जीक्यूशन डिले करी जाती है तो और इन्फॉर्मेशन रिवील हो सकेगी। लेकिन सारे विक्टिम्स की फैमिलीज़ ने मना कर दिया। वो मान चुके थे कि उनके फैमिली मेंबर्स का मर्डर टेड ने ही करा है और वो इस बात से बहुत गुस्सा थे कि टेड विक्टिम्स की इन्फॉर्मेशन का बेनिफिट उठाने की कोशिश कर रहा है। कैरोल बून, टेड की बेटी की माँ,
उसकी वाइफ, जिसने पूरी जिंदगी बंडी को इनोसेंट माना, उसने बहुत ही बिट्रेड फील करा जब टेड ने कन्फेस करना स्टार्ट कर दिया। वो अपनी बेटी को लेकर वॉशिंगटन शिफ्ट हो गई और जब एग्जीक्यूशन की मॉर्निंग टेड का फाइनल कॉल आया तो उसने फ़ोन उठाने से इनकार कर दिया। अपनी एग्जीक्यूशन से एक दिन पहले टेड सुसाइड करने की सोच रहा था। वो गवर्नमेंट और विक्टिम की फैमिलीज को खुद को मरता देखने की सेटिस्फैक्शन नहीं देना चाहता था, लेकिन इस चीज़ को प्रिवेंट कर लिया गया। 24 जनवरी 1989 को फाइनली टेड बंडी को इलेक्ट्रिक चेयर को यूज़ करते हुए सुबह 7:16 पर एग्जीक्यूट कर दिया गया। प्रिजन के बाहर उत्सव मनाया गया, लोगों ने नाच गाना करा और पटाखे फोड़े। बंडी को गेन्सविले में क्रिमेट करा गया और उसके एशेस को उसकी विल के अकॉर्डिंग स्कैटर कर दिया गया। बंडी एक बहुत शातिर क्रिमिनल था